for the GATE classes that is initiated by the All India Tech faculties. So I welcome you all. I will be taking your time response analysis in control system, which is very important as far as GATE is considered. I guess before this class you must have covered the basics. What is the transfer function? What are the benefits of open loop as well as closed loop system? You must have learned the block diagram reduction method, then single flow graph method, how to find the transfer function. So I will be taking the time response analysis. So myself, I'm Vinod Kumar Yadav, and I'm assistant professor in Government Engineering College Bikaner, which is in Rajasthan. So let's start with this class. We will be studying time response analysis. I will be teaching both in English as well as Hindi, because I don't know whether in Rajasthan most of the students they prefer to be taught in Hindi. So I will be using both Hindi bhi or English bhi. Okay. So let me ask a question कि हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं. भाई हमने अभी लाप्लास पढ़ लिया. लाप्लास से हमने क्या किया, हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो गए, है ना. बट जब तक हम आउटपुट रियल टाइम में नहीं देख पाएंगे, जब तक हम उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि भाई मतलब आप ऐसा समझ लो, दिस इज सिस्टम, राइट. हमने यहाँ पर क्या किया, इनपुट दिया, वी गेट सम आउटपुट, है ना. डिपेंड्स कि सिस्टम कैसा है. उसी तरीके से अगर हम एक्साइटेशन दे रहे हैं सिस्टम को, तो विल गेट सम रिस्पॉन्स, है ना. अब ये रिस्पॉन्स या ये आउटपुट कैसा आ रहा है, जब हमको वो पता ही नहीं होगा तो हम इस सिस्टम को और इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना. कि हमने जो पढ़ा है ना कि हम इनपुट दे रहे हैं सिस्टम में, तो होता क्या है, कुछ टाइम बाद जो है हमको स्टेडी स्टेट मिलता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मिलता है. बट बिफोर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, बिफोर दैट स्टेडी स्टेट वैल्यू इज रीच्ड, जो थोड़ा सा टाइम रहता है वो ट्रांजिएंट पीरियड कहलाता है, जहाँ पर डिस्टर्बेंस रहते हैं, है ना. जो हमारा रिस्पॉन्स है, हो सकता है कि पीक ओवरशूट आ जाए इसमें, है ना. तो जब तक हमको वो ट्रांजिएंट पता नहीं होगा, हम इस सिस्टम को और बेहतर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. तो हमारा आउटपुट जो है, सपोज सी टी इज माई आउटपुट, सो, है ना. तो जो आउटपुट होगा दैट विल बी containing both the transient as well as steady state value. Suppose C of S I am taking. Okay, so this is the transient response and this will be the steady state response. तो कोई भी आउटपुट जो होता है इन दोनों से मिलके बनता है ना. तो बेसिकली अगर आपको बोलूँ मैं, भाई टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या है, सो इट इज अ टेस्ट that how the response, that is the output of the system, changes with time, है ना. So the output is divided into two part, that is the transient and steady state. अब पहले हम जो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, है ना. रिस्पॉन्स फॉर वेरियस इनपुट, एक स्टैंडर्ड इनपुट लेंगे, हम चेक करेंगे कि आउटपुट कैसा आ रहा है. देन विल गो फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, है ना. हायर ऑर्डर सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर समझ जाओ, तो थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, और उसमें आपसे पूछा जाए कि भाई इम्पल्स दे रहे हैं और रिस्पॉन्स क्या आएगा, स्टेप इनपुट दे रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो आप निकाल लोगे, है ना. अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में देनी है, कि ट्रांजिएंट जो होता है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इनपुट, है ना. कि इनपुट कैसा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टाइप. मतलब कि हम स्टेप दे रहे हैं, इम्पल्स इनपुट दे रहे हैं, है ना, रैम्प इनपुट दे रहे हैं या पैराबोलिक दे रहे हैं, ट्रांजिएंट उससे इफेक्ट नहीं होगा. वाइल स्टेडी स्टेट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इनपुट, है ना. तो ट्रांजिएंट किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम पोल, कि सिस्टम के पोल्स कैसे हैं, कहाँ लोकेट कर रहे हैं, है ना, कितने पोल्स हैं, तो उस पर डिपेंड करता है. तो हम जब एनालिसिस करते हैं ना, मतलब टू स्टडी द ट्रांजिएंट, है ना, तो वी टेक एनी ऑफ द टेस्ट सिग्नल, है ना. जनरली हम जो होता है हमारे टेस्ट सिग्नल जो होता है वो हम स्टेप
इनपुट लेते हैं, स्टेप है ना, स्टेप जो हमारा स्टेप इनपुट होता है वो लेते हैं। सो हम इसी कड़ी में आगे आते हैं। वी विल स्टार्ट दी दिस टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस विद द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, है ना, क्योंकि आप मैंने एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो हमारा सिस्टम भी जो है, लेट इसको बड़ा कर लूँ मैं, हमारा सिस्टम भी जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से ही बना होना चाहिए। तो जो मैं सिस्टम ले रहा हूँ, सपोज इट इज आरसी सर्किट, राइट। सपोज आई एम गिविंग इनपुट V of S, है ना, एंड आउटपुट सपोज दिस इज R एंड दिस कैपेसिटिव इम्पीडेंस इज 1/CS, और हम C के अक्रॉस ही हमारा आउटपुट ले रहे हैं, दैट इज V of S। मैंने इसको ऑलरेडी लाप्लास डोमेन में ले लिया है ना। हमको पता है ट्रांसफर फंक्शन इज व्हाट, इट इज द आउटपुट बाय द इनपुट, है ना। अब आउटपुट क्या निकालेंगे, इस 1/CS के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, वोल्टेज डिविडेंड वाला। दिस विल गिव दी ट्रांसफर फंक्शन, या ये VS को इधर ले जाएंगे, सो दिस विल गिव दी आउटपुट। ऑलराइट, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, मीन्स कि सपोज लेट से कि आई एम टेकिंग T एज RC, है ना। सिंप्लीफाई किया मैंने, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/RCS + 1, है ना। तो ये हो गया हमारा 1/TS + 1। सो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है टू डिफाइन एनी फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। ऑलराइट, किसी किसी बुक में आपको ये T की जगह टाउ मिलेगा, है ना, इट डजंट मैटर। तो दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन टू डिफाइन एनी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको हमारा सिस्टम मिल गया, सपोज CS इज माई आउटपुट, इसी तरीके से, सॉरी दिस इज आउटपुट, आई एम टेकिंग RS एज इनपुट, राइट। तो एक सेकेंड, यस, तो मैं क्या करूं, इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं विद क्लोज फीडबैक, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। Right, this is R of S, this is negative feedback which we are taking from the output C of S, and this will be 1/TS, है ना। this is the closed loop transfer function, तो 1/TS will be the open loop, है ना, और with negative feedback after solving we can get this transfer function, है ना। यानी सीधा सीधा मैं बनाऊं तो RS is my input, 1/TS + 1 is my transfer function, and C of S is my output. Alright, तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो RS है, हम कुछ टेस्ट सिग्नल्स हैं वो देके हम देखेंगे कि जब हम इस आउटपुट को C of S को हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज C of T कर देंगे विद दैट इनपुट, तो जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब ट्रांजिएंट अलग कर दें, स्टेडी स्टेट अलग कर दें, वहाँ हम दोनों को अलग कर सकते हैं। तो पहला हम सिग्नल ले रहे हैं टू एनालाइज दिस CT टू चेक वेदर हाउ इट विल रिस्पॉन्ड। तो पहला जो सिग्नल हम ले रहे हैं दैट इज द स्टेप इनपुट, है ना, या स्टेप रिस्पॉन्स फॉर द सिस्टम। सिस्टम हमारा क्या है, दिस फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, है ना। अब ये ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी हो सकता है, RC है, RL भी हो सकता है ना, तो डिपेंड्स, है ना, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकते हैं इस तरीके के। तो हम इसी में ही पहला जो हम देख रहे हैं स्टेप इनपुट के लिए कैसा आउटपुट आएगा, तो C of S मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, स्टेप
सी ऑफ एस इज नथिंग बट आर ऑफ एस इंटू 1/ts+1। अब स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेप इनपुट क्या होता है, इट इज द u of t is equal to 1 for t greater than 0। तो u of s will be 1/s। अगर इसका हम लाप्लास निकालें तो आर एस की जगह पर हमको क्या रखना है, 1/s, है ना। तो दिस c of s will be 1/s इंटू 1/ts+1। अब मैं क्या करूँगा, इसी का पार्शियल फ्रैक्शन कर दूंगा, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो गया 1/s एंड दिस विल बी t/ts+1। दिस विल बी c of s, राइट। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो 1/s माइनस 1/s+1/this t। अब इसका हम इनवर्स लाप्लास ले लें इस पूरे फंक्शन का, है ना। इनवर्स लाप्लास लें तो सी एस का क्या हो जाएगा, सी ऑफ टी, 1/s का क्या हो जाएगा भाई, u ऑफ टी, एंड दिस 1/s+1/t ये हो जाएगा e⁻−t/T u ऑफ t। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है इट इज 1-e⁻−t/T u of t। So for step input, the output for the first order system is output in time domain. First order system is given by this, है ना। अब देखो आप इस टाउ t पे डिपेंड कर रहा है कि क्या रहेगा c of t। तो t अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग रहेगा, उसकी वैल्यू डिफाइन करेगी कि भाई c of t क्या रहेगा। बट अगर हम इन जनरल अगर एक फिगर बनाए, है ना, ग्राफ अगर प्लॉट करें फॉर आउटपुट वर्सेस इनपुट, तो देखो e⁻−t का ग्राफ कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, है ना। और 1 मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, तो 1 माइनस दिस e⁻−t ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेट मी ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर। यानी जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। स्टेडी स्टेट वैल्यू विल बी 1, ऑलराइट, है ना। तो c ऑफ t हम एक वैल्यू लें जहां पर t जो है कैपिटल T के बराबर हो। मैंने बोला कि सपोज लेट से फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा एक वैल्यू ले लिया जहां पर t जो है कैपिटल T के बराबर है, तो वहां पर मैं c ऑफ t की वैल्यू निकालूं तो वो आएगा 1-e⁻−1, ऑलराइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0.632। फाइनल वैल्यू इज 1 एट दिस टाइम, दैट इज स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T, वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.632, है ना। तो इस ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि टाइम व्हेन द रिस्पॉन्स रिड्यूसेस टू या when the output reaches to 63.2% of the final value, so that time is called as the time constant of the circuit। यहाँ पे यानी यहाँ t इंडिकेट करेगा जब उस वैल्यू पे जहां पर आउटपुट जो है वो 63.2% ऑफ द फाइनल वैल्यू, राइट। दिस t will be in that case will be the time constant। ठीक है, इसी तरीके से सेटलिंग टाइम हमने देख चुके हैं, इट इज 4t, है ना। 4t, 3t, 2t और होगा वो हम आगे देखेंगे, बट सेटलिंग टाइम जनरली जो है वो 4 टाउ या 4t के बराबर होता है ना। 4t इज फॉर 2% टॉलरेंस बैंड, बता ही देता हूं अभी। 3t टाइम कांस्टेंट इज फॉर I think 5, है ना, sorry, 5t is for 1% tolerance band and for 3% tolerance band it is 3t, alright। अब ये tolerance band क्या है, tolerance band मतलब हम जो मैं इसको दूसरे कलर से बना के बताता हूँ कि जो हमारा steady state value है ना,
उससे एक एक लाइन ऊपर बनाए हम, एक लाइन नीचे बनाए, तो ये जो बैंड बन रहा है ना, दिस डेल्टा है ना, डिफरेंस इन दी दिस वैल्यू, टॉप वैल्यू टू दिस बॉटम वैल्यू, दिस विल बी कॉल्ड एज डेल्टा. अब ये 3% बैंड ले रहे हैं, है ना. दो 3% बैंड में क्या होगा, या 2% बैंड में देखो बहुत छोटा सा थिकनेस होगा, 3% में थोड़ा ज्यादा थिकनेस होगा, और 1% पे और छोटा होगा. थिकनेस जितना छोटा होगा क्या, स्टेडी स्टेट बहुत देर बाद आएगा, है ना. इसलिए देखो 1% के लिए हम 5T ले रहे हैं, जब 1% टॉलरेंस बैंड ले रहे हैं, है ना. और बैंड और बड़ा ले लिया, सबको इतना बड़ा बैंड ले लिया हमने, तो यही हमको स्टेडी स्टेट मिल जाएगा. समझ रहे हो ना. इसलिए टॉलरेंस जितना छोटा होगा, स्टेडी स्टेट टाइम विल बी हाई. तो हमने देख लिया भाई स्टेप रिस्पॉन्स के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर सिस्टम द आउटपुट विल बी लाइक दिस, है ना. अब नेक्स्ट में आते हैं हम सेकंड सिग्नल जो हम ले रहे हैं रैम्प, है ना. आई थिंक अब थोड़ा फास्ट स्पीड अप कर सकते हैं, क्योंकि हमको कंसेप्ट समझ में आ गया हमको करना है क्या यहाँ पर. तो रैम्प रिस्पॉन्स सिग्नल, तो ट्रांसफर फंक्शन इज 1 by ts plus 1, alright. This is c of s and रैम्प ले रहे हैं फंक्शन हम, तो रैम्प इज व्हाट, r of t is equal to t for t greater than 0. तो r of s क्या हो जाएगा, it will be 1 by s square. So input r of s will be 1 by s square. तो हम आउटपुट निकालें तो इट विल बी 1 by s स्क्वायर इंटू 1 by ts plus 1. दिस इज दी आउटपुट फॉर रैम्प इनपुट. अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अगेन हम क्या कर रहे हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं. तो फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a by s प्लस b by s स्क्वायर प्लस c by ts plus 1. ऑलराइट. अब मैं ये अज्यूम करता हूँ भाई आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है. इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप सबको ऊपर नीचे जो है पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा ए एस प्लस समझे जो भी फंक्शन आएगा. तो आपको करना कुछ नहीं है, दिस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको कंपेयर करना है ना. तो मैं ये आपको सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन से जो वैल्यूज आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ. ए इज कमिंग आउट टू बी -t, b is coming out to be 1 and c is t square. तो जो ट्रांसफर c of s हमको मिल के आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, -t by s प्लस 1 by s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बाय ts प्लस 1. अब इसका हम इनवर्स लाप्लास ले लें. So this will become c of t, alright. Minus t by s will become minus u of, sorry, yeah. So yeah, minus t by s will be minus u of t, और एक जो कांस्टेंट t है आगे आ जाएगा, -1 by s स्क्वायर विल बी, सॉरी दिस विल बी प्लस, इट विल बी t इंटू u ऑफ t, एंड दिस t स्क्वायर बाई ts प्लस 1 इट विल बी t स्क्वायर e to the power minus t by this capital T. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी t माइनस कैपिटल T 1 minus e to the power minus t by capital T. This is the time response, output response in time domain when the input is ramp. अब इसको अगर हम प्लॉट करें, आउटपुट दैट इज c of t, इनपुट दैट इज रैम्प, है ना. यहाँ हम देख सकते हैं कि देखो एक दिस t इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, है ना. मतलब t तो बढ़ता ही जाएगा जैसा जैसा टाइम बढ़ता जाएगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ जो कि पिछला वाला था, है ना, ऐसा आउटपुट आ रहा था, वो हमको माइनस करना है ना, इसमें से दिस रेड वाले में से.
तो फाइनल जो प्लॉट बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, इसी से पैरेलल हो जाएगा ये, है ना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दिस रैम्प इन आउटपुट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, इट कंटेन्स बोथ द ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो ट्रांजिएंट यहाँ से जो आ रहा है CTR, दिस इज T e to the power minus T by capital T, और स्टेडी स्टेट जो आ रहा है दैट इज T माइनस कैपिटल T ऑफ T, है ना। तो रैम्प सिग्नल के लिए जो है ट्रांजिएंट भी है यहाँ पर और स्टेडी स्टेट वैल्यू भी है, ऑलराइट। ठीक है, इसमें हम एरर देखेंगे। तो भाई एरर जो है बेसिकली एरर क्या होता है, अगर हम एरर सिग्नल निकालें, है ना, E ऑफ T, सपोज E इज एरर, सो इट इज इनपुट माइनस आउटपुट वैल्यू, है ना, हमेशा ही एरर देगा। इनपुट इज व्हाट, T, रैम्प लिया है, और आउटपुट क्या है हमारा, ये दिस वैल्यू दैट इज T माइनस कैपिटल T 1 minus e to the power minus T by capital T, right? So this will be T 1 minus e to the power minus T by capital T. तो अगर हम एरर निकालें एट स्टेडी स्टेट वैल्यू, मतलब व्हेन T इज इनफाइनाइट, इसी में हम T को इनफाइनाइट पुट कर दें, है ना, यहाँ पर दिस T इनफाइनाइट, स्टेडी स्टेट मतलब ये बहुत हाई वैल्यू ऑफ T, तो हम इनफाइनाइट लेके चल सकते हैं। तो एरर इज कमिंग आउट टू बी कैपिटल T, है ना। इसी तरीके से हम जो स्टेप रिस्पॉन्स में अगर एरर निकालें, दिस इज फॉर रैम्प, है ना, स्टेप रिस्पॉन्स के लिए अगर हम एरर निकालें तो C ऑफ T क्या था हमारा, C ऑफ T था 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई कैपिटल T। आउटपुट क्या आ रहा था स्टेप के लिए, है ना, दिस इज C नॉट E। तो ET विल बी इनपुट माइनस आउटपुट, इनपुट क्या है UT, आउटपुट था 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई टाउ U ऑफ T बाई कैपिटल T। तो एरर इज कमिंग आउट टू बी e टू द पावर माइनस T बाई कैपिटल T। तो स्टेडी स्टेट पे निकाले, है ना, दिस इज E, स्टेडी स्टेट मतलब e टू द पावर E व्हेन टाइम T इज इनफाइनाइट, तो ये 0 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर स्टेप रिस्पॉन्स द एरर एट द स्टेडी स्टेट एरर इज 0 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, है ना। तो इसी में नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा सिग्नल है इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स इज व्हाट, एक डेल्टा टी सिग्नल है जिसे हम बोल रहे हैं कि व्हेन टाइम T इज 0 सिग्नल इज वेरी हाई। जनरली हम 1 लेके चल रहे हैं यहाँ पर, है ना, यूनिट इम्पल्स लेके चल रहे हैं। अदरवाइज होता क्या है, इम्पल्स सिग्नल इज व्हेन T इज इक्वल टू 0, एक बहुत हाई वैल्यू होगी, बहुत हाई वैल्यू, और थोड़ा सा भी इधर को जाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, आउटपुट। सो यूनिट इम्पल्स ले रहे हैं हम, अब हम यूनिट इम्पल्स को दे रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से पास करा रहे हैं और देख रहे हैं कि आउटपुट क्या आएगा, है ना। सो दिस इज C ऑफ S, दिस इज R ऑफ S, राइट। सो R ऑफ S विल बी, सॉरी मैं इसको R बोल दिया, बट सिग्नल इज दिस, इसका लाप्लास लेंगे, सो इट इज 1 ओनली, है ना। तो C ऑफ S, CS विल बी 1 बाई TS प्लस 1। इनवर्स लेंगे तो इट विल बी 1 बाई T e टू द पावर माइनस T बाई कैपिटल T, है ना। रिस्पॉन्स प्लॉट करेंगे इसका, तो आउटपुट दैट इज CT बाई RT, ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, राइट। ओके, सो ये तो हमको पता है कि भाई स्टेप इनपुट इज नथिंग बट d बाई dt ऑफ द रैम्प इनपुट या रैम्प सिग्नल। इस तरीके से डेल्टा सिग्नल इज नथिंग बट d बाई dt ऑफ द यूनिट सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, है ना। तो आई गेस फर्स्ट, इसी तरीके से पैराबोलिक के लिए भी हम देख लेते हैं, है ना। द लास्ट सिग्नल इज द पैराबोलिक response for of first order system, right?
सो हमको पता है पैराबोलिक इनपुट विल बी टी स्क्वायर बाई 2 यू ऑफ टी। तो लाप्लास क्या होगा इसका 1 बाय एस क्यू। तो सिस्टम में हम देंगे इनपुट आर ऑफ एस 1 बाई टी ऑफ एस प्लस 1 एंड आउटपुट इज सी ऑफ एस। तो देखते हैं भाई इसका क्या आ रहा है। सी ऑफ एस यहाँ हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ या ठीक है लिख देता हूँ, आर ऑफ एस बाई टी एस प्लस 1, आर ऑफ एस इज 1 बाय एस क्यू, दिस इज 1 बाय टी एस प्लस 1। अगेन हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद कुछ मतलब फंक्शन कुछ बनेगा वो इस तरीके से, ए बाय एस क्यू बी बाय एस स्क्वायर प्लस सी बाय एस प्लस डी बाय एस टी प्लस 1। ऑलराइट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसको रखेंगे, है ना। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सब कुछ। फिर हम क्या करेंगे, लाइट इस तरफ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं डिनोमिनेटर वाले, सॉरी न्यूमरेटर वाले, वो यहाँ न्यूमरेटर वाले को हम कंपेयर करेंगे। डिनोमिनेटर यहाँ से नीचे से और यहाँ भी नीचे से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ 4 इक्वेशन बनेंगी। उसको सॉल्व करने के बाद जो मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, ए की वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 1, बी की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ माइनस टी, सी इज टी स्क्वायर एंड डी विल बी माइनस टी क्यू। राइट, पार्शियल फ्रैक्शन आई थिंक सबको आता होगा, है ना। ये 12th से हम पढ़ते आ रहे हैं और इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हमको घूम फिर के मिल जाता है। सो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, सी ऑफ एस अब जो हो जाएगा दैट इज 1 बाय एस क्यू माइनस टी बाय एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाय एस माइनस टी क्यूब बाय एस टी प्लस 1। तो इसका मैं इन्वर्स लूँ, लाप्लास इन्वर्स। तो दिस फंक्शन विल बी टी स्क्वायर बाय 2, दिस फंक्शन विल बी कैपिटल टी इंटू टी, this function will be t square and this last function will be t square e to the power minus t by capital T। Alright, तो यहाँ भी आप देख सकते हो आउटपुट जो है उसमें ट्रांजिएंट भी है, ट्रांजिएंट आउटपुट भी है और स्टेडी स्टेट आउटपुट भी है। तो ट्रांजिएंट में अलग कर दे रहा हूँ, इट इज टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी बाय कैपिटल टी। स्टेडी स्टेट will be t square by 2 minus t into small t plus t square u of t। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने यहाँ क्या देखा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए अगर हम इनपुट जो है, मैं इसका ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, है ना। हमने ये देखा कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इफ इनपुट इज रैम्प एंड पैराबोलिक, जो भी हमने देखा, तो उस केस में क्या हो रहा है, ट्रांजिएंट भी है और स्टेडी स्टेट वैल्यू भी है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि सिस्टम इज नॉट स्टेबल। हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज नॉट स्टेबल बिकॉज एज टी इंक्रीजेस आउटपुट गोज ऑन इंक्रीजेस, है ना। और ऐसे सिस्टम स्टेबल नहीं होते। स्टेबिलिटी आई थिंक आप आगे पढ़ोगे कि विथ व्हेन इनपुट डाइज आउट सिस्टम शुड कम डाउन टू 0। तो ऐसे सिस्टम्स को हम स्टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम लूप के बढ़ने के साथ साथ जो है हमारा रिस्पॉन्स भी बढ़ रहा है। वही हम देखें स्टेप और इम्पल्स के लिए, तो सिस्टम इज कंसिडर्ड एज, वहाँ से एक ही वैल्यू आ रही है ना, स्टेडी स्टेट वैल्यू है। तो स्टेप और एरर भी यहाँ 0 आता है। स्टेप और इम्पल्स के लिए द फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स इज स्टेबल, है ना। तो आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स में इतना ही है। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन सीधा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में आते हैं, है ना। टाइम कांस्टेंट समझ गए आप, है ना। मैं इसको नए पेज में ले लेता हूँ, है ना। ठीक है, टाइम कांस्टेंट मैंने बताया क्या होता है कि वो टाइम जहाँ पर आउटपुट जो है हमारा 63.2% ऑफ दी स्टेडी स्टेट वैल्यू पहुंच जाए, है ना। तो वो, और जैसे अगर e टू द पावर माइनस टी बाय सम फंक्शन, है ना, तो दिस टी डाउनवर्ड्स वाला जो टी है इट विल रिप्रेजेंट द टाइम कांस्टेंट।
तो एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं टाइम कांस्टेंट वाले पे कि भाई क्या लिया, एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है ना। मैं इनपुट आउटपुट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। ट्रांसफर फंक्शन इज 2/s+4 है ना। चलो लिख ही देते हैं आउटपुट इनपुट। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप टाइम कांस्टेंट। ये क्वेश्चन भाई पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप टाइम कांस्टेंट। तो आई थिंक 1 मिनट आप लोग ले लो, है ना, या आप वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो, या है ना, एक ही बात है। तो मैं सीधा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज 2/s+4। ऑलराइट, तो इसका मैं अगर सपोज इनपुट इज, मैंने इनपुट जो यहाँ पर लिया है इम्पल्स लिया है ना, तो c ऑफ t इस केस में क्या हो जाएगा 2 × e⁻⁻4t, है ना। दिस इज ओपन लूप। इस तरीके से क्लोज लूप निकालूं अगर मैं, है ना, दैट इज g/1 + GS/HS। तो यहाँ पर जो क्लोज लूप आएगा ट्रांसफर फंक्शन c ऑफ s क्लोज लूप के लिए ये हो जाएगा 2/s+6। तो यहाँ से क्लोज लूप का अगर मैं इम्पल्स के लिए आउटपुट देखूं तो 2 e⁻⁻6t, है ना। और मैंने आपको भी क्या बताया कि e⁻t समथिंग जो नीचे आएगा दैट डिफाइंस द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर क्या है टाइम कांस्टेंट 1/4, यहाँ क्या है टाइम कांस्टेंट 1/6। तो टाइम रेशियो ऑफ ओपन लूप बाय क्लोज लूप टाइम कांस्टेंट, ओपन लूप का कितना हो गया भाई 1/4 और क्लोज लूप कितना हो गया 1/6। तो रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 3/2। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन है ना। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई इनवर्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल इज टाइम कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर देखो पोल क्या था 4, इनवर्स ऑफ रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ रियल पार्ट यानी 1/4 इज द टाइम कांस्टेंट। यहाँ पर क्या था पोल हमारा -6, तो उसका इनवर्स ऑफ रियल पार्ट इज 1/6, है ना। तो इनवर्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल इज टाइम कांस्टेंट। इनवर्स ऑफ रियल पार्ट of pole gives the time constant of the system। ठीक है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन करते हैं फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे आते हैं। तो इसमें दिया है कि एक टाइम रिस्पॉन्स डिनोटेड बाय, टाइम रिस्पॉन्स इक्वेशन दी है दैट इज y ऑफ t इज 1/2 ब्रैकेट में 2 × e⁻³ अब इसे बोल रहा है भाई फाइंड द स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, है ना। फाइंड द स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, फाइंड स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, स्टेडी स्टेट मतलब क्या हुआ कि y ऑफ t व्हेन t इज इन्फिनिटी यानी y ऑफ इन्फिनिटी। तो इसी वाली इक्वेशन में आप t की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर दीजिए। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कितना आ रहा है 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, e⁻∞ इट विल बी 0, 1/2 × 2 तो स्टेडी स्टेट इज 1, है ना। ट्रांजिएंट क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट इज दिस पार्ट जो टाइम वेरिंग है ना। तो ट्रांजिएंट जो हो गया यहाँ पर इट इज -1/2 e⁻³ ऑलराइट। ओके, तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन, राइट। या ये अच्छा क्वेश्चन है। द आउटपुट ft
ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, एक एफटी कंट्रोल सिस्टम है, उसका आउटपुट गिवन है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, उसका आउटपुट इज सी ऑफ टी, है ना, फॉर अ सर्टेन एक्साइटेशन आर ऑफ टी, एक्साइटेशन इन दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट, है ना, दिया हुआ क्वेश्चन में कि द आउटपुट एफ ऑफ टी कंट्रोल सिस्टम इज सी ऑफ टी फॉर सर्टेन एक्साइटेशन आर ऑफ टी. If r of t is modified through if r of t is modified by passing it through a block whose transfer function is given as e to the power of minus s, है ना, मतलब इस इनपुट को हमने पहले क्या किया, एक ब्लॉक से पास कराया जिसका ट्रांसफर फंक्शन e की पावर माइनस एस है. अब वो पूछ रहे हैं भाई कि अब जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो मॉडिफाइड आउटपुट क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. मैंने एकदम शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम ही वेस्ट हो गया ना. तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको. एफ ऑफ टी एक सिस्टम है जिसका आउटपुट है सी ऑफ टी, जिसका इनपुट है आर ऑफ टी, है ना. तो आर ऑफ टी जो हम दे रहे हैं, सी ऑफ टी हमको इनपुट मिल रहा है. अब क्या कर रहे हैं, आर ऑफ टी देने, मतलब एक सिस्टम है, आर ऑफ टी दिया हमने, है ना, तो हमको सी ऑफ टी मिला. हम क्या कर रहे हैं दूसरे केस में, आर ऑफ टी को एक ब्लॉक से पास करा रहे हैं, उसके बाद हमारे सिस्टम वाले ब्लॉक से पास करा रहे हैं, और जिस ब्लॉक से पास करा रहे हैं उसका ट्रांसफर फंक्शन है ई ऑफ माइनस एस. तो इसको आर ऑफ एस कर दीजिए अभी, तो व्हाट विल बी दी सी ऑफ एस, और उसको हम सी ऑफ टी बी की निकालेंगे, है ना. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं पहले वाले केस से कि सी ऑफ एस इज आर ऑफ एस इंटू, सपोज सिस्टम इज सम जी ऑफ एस, है ना. सेकेंड वाले केस में सपोज C1 ले लो, C2 ऑफ S क्या हो जाएगा यहाँ पर, R ऑफ S इंटू माइनस E ऑफ S इंटू सम दिस सिस्टम G ऑफ S. तो इस R ऑफ S और G ऑफ S को हम लिख सकते हैं, इट इज C1 ऑफ S, है ना. अब एक प्रॉपर्टी थी ये मैंने, है ना, एक प्रॉपर्टी थी कि f ऑफ t का लाप्लास, सपोज इट इज f ऑफ s, तो f ऑफ t माइनस a का लाप्लास इट विल बी e टू द पावर माइनस as इंटू f ऑफ s. तो हमको यहाँ पर यही यूज करना है, समझ रहे हो, ये इक्वेशन है. अगर हम C2 ऑफ t निकालें, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज ई टू द पावर माइनस एस है, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एस है, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, है ना. यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस ए था, तो जब इसका भी इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा C1 ऑफ टी माइनस 1, है ना. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लाप्लास की प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है, थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा गेस भी करना है ना, किस तरीके से ये हो रहा है. आई थिंक इसमें कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए. हमने ना सीरियसली ये प्रॉपर्टी ही यूज करी है और कुछ नहीं अपन ने. चलो कोई नहीं, अपन आते हैं सीधा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे कि व्हाट विल बी द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. तो मैं पेज चेंज कर लेता हूँ. या सो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो हमारा जो सिस्टम होगा वो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पे ही बेस होना चाहिए. तो सपोज मैंने जो सिस्टम लिया, एक RLC नेटवर्क लिया, है ना. सपोज दिस V1 इज इनपुट, V1 ऑफ S ले लो आप, सॉरी इसको VE लिखो, है ना. दिस इज R, दिस L विल बी इन लाप्लास LS, दिस C इम्पीडेंस विल बी 1/CS. आउटपुट में इसके अक्रॉस ले रहा हूँ तो इट विल बी V0/S.
अगेन हम वही करेंगे, करंट निकालेंगे, फिर उसको 1/CS मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा V नॉट एस आ जाएगा। मैं डायरेक्टली देता हूँ, दिस आउटपुट बाय इनपुट इज नथिंग बट 1/S ऑफ C बाय 1/SC प्लस LS प्लस R। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये कुछ 1/LC बाय S स्क्वायर प्लस R बाय LS प्लस 1/LC इस फॉर्म में आ रहा है। दिस इज माई एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब एक जो होता है ना ट्रांसफर फंक्शन, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का पहले से ही डिफाइंड है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में होगा, तो दैट फंक्शन इज ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो इस वाली इक्वेशन को अगर हमने जो एग्जांपल लिया उसे कंपेयर करें, ऑलराइट, दिस ओमेगा एन क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ एल सी है ना। इसे हम बोल रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल टाइम फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट। फिर क्या करेंगे, दिस 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन को कंपेयर करेंगे आर बाय एल से और ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो जीटा जो आएगा ये आ रहा है 1/2 अंडर रूट ऑफ C बाय एल, है ना, चेक कर R/2, सॉरी, राइट। तो दिस जीटा इज डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर या इसी को डैम्पिंग रेशियो भी बोलते हैं। डैम्पिंग आपने कहीं और भी पढ़ा होगा पावर सिस्टम में, है ना, डैम्पर लगे होते हैं, है ना। डैम्पर का काम क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो भी वायर्स का मोशन हो रहा है, डैम्प मतलब ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, तो उसको कम मतलब सब नलिफाई करने के लिए ना डैम्पर्स यूज़ करते हैं, मतलब डैम्पिंग को कम करने के लिए। तो ये डैम्पिंग फैक्टर जो ईटा है ये डिफाइन करेगा कि डैम्पिंग कैसे होती है सिस्टम में, मतलब कैसे उतार चढ़ाव आ रहा है मतलब हमारे आउटपुट में जब हम इनपुट दे रहे हैं, है ना। तो ये है एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। अब इसको हम ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में क्या बनाए हैं, ऑलराइट। ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में बनाएंगे तो मतलब बाय ब्लॉक डायग्राम मेरा मतलब है अगर क्लोज लूप के फॉर्म में बनाए विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, दिस इज इनपुट R ऑफ S, दिस इज आउटपुट C ऑफ S। तो ये जो आ रहा है इट विल दिस फंक्शन और मतलब ट्रांसफर फंक्शन या प्लांट ट्रांसफर फंक्शन विल बी ओमेगा एन स्क्वायर बाय S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, है ना। यानी ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कंपेयर करेंगे इससे, तो दिस विल बी अवर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, है। यानी यहाँ अगर आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो वो यही आएगा, ऑलराइट। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसी में ही, ठीक है, इसी में ही हमको देखना है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स व्हेन वी गिव द स्टेप इनपुट इसी सिस्टम में, है ना। मतलब थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, यस। मतलब दिस इज द माय ट्रांसफर फंक्शन S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। दिस इज माय आउटपुट, दिस इज माय इनपुट। अब मैं पहला एक एग्जांपल लेंगे इसमें स्टेप, क्योंकि स्टेप वाला ही हम अगर लेके इसको एनालाइज कर लेंगे तो बाकी बचे हुए इम्पल्स, रैम्प, पैराबोलिक आप कर सकते हो। बट हम स्टेप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गेट के एग्जाम में जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स का नहीं आ सकता है ना। रैम्प रिस्पॉन्स के लिए आपको मतलब आउटपुट नहीं पूछा जा सकता है। बट स्टेप, क्योंकि स्टेप पढ़ेंगे तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी कि उनमें क्या हो रहा है, राइट। तो स्टेप रिस्पॉन्स फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, राइट। तो स्टेप रिस्पॉन्स मतलब R ऑफ S क्या हो जाएगा हमारा
1/s। तो यहाँ हम 1/s पुट कर देंगे, आउटपुट निकालेंगे, तो दिस C ऑफ S विल बी ओमेगा n स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर और एक 1/s इनपुट हमारा। ठीक है, अब क्या करें हम इसमें, अगेन क्या कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं। C of S will be 1/s minus s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square, यहाँ पर s प्लस 2 zeta omega n। फंक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमको इसका इन्वर्स निकालना है, बट ये फंक्शन आप देखो अच्छी तरीके से मतलब डिफाइंड नहीं है, मतलब जो हमने लाप्लास कुछ फंक्शंस के पढ़े हैं उनमें से किसी मैच नहीं कर रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, उसको उन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उससे मैच कराने की कोशिश करेंगे ना, फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं s प्लस जीटा ओमेगा n बाय दिस s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर और एक जीटा ओमेगा n बाय दिस s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर। राइट, अब ये वाला ध्यान से फंक्शन देखो हमको क्या पता है, साइन टी का लाप्लास क्या होता है, ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉस ऑफ टी का क्या होता है, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है। तो हमको इन दोनों के फॉर्म में लिखे आना है इसको, क्योंकि हम इन्वर्स लेंगे इसका, तो हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। इसको s प्लस जीटा ओमेगा n लिखा, नीचे हम क्या करेंगे, एक जीटा ओमेगा n स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा n स्क्वायर प्लस माइनस कर देंगे, तो फंक्शन कुछ बनेगा s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस जीटा स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर, है ना। ये वाला सेकंड वाला फंक्शन दिख रहा है, और हो जाएगा प्लस ओमेगा n स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर। राइट, इसी तरीके से थर्ड वाला फंक्शन भी हम इस तरीके से लिख देंगे, न्यूमरेटर में ओमेगा जीटा ओमेगा n रहेगा और डिनोमिनेटर में यही वाला टर्म रहेगा एज इट इज, है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप समझ लीजिए। अब क्या होगा, ठीक है, दिस एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन रही है, यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/s माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एन बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस, है ना, एक मैं नया टर्म दे रहा हूँ ओमेगा डी, दैट इज ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है ना। यहां से आप देखोगे ओमेगा एन स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, तो बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा ओमेगा डी स्क्वायर, है ना। अब इस ओमेगा डी को मैं बोल रहा हूं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। जैसे ओमेगा एन था हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑलराइट, है ना। तो टाउ ओमेगा एन अभी अब मैं बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज डैम्पिंग फैक्टर, हालांकि आगे देखेंगे हम ये, बट ओमेगा डी इज द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑलराइट। इसी तरीके से लास्ट वाला टर्म बचेगा, वहां भी जीटा ओमेगा एन बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, राइट।
अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, हम यहाँ इन्वर्स लेंगे, हमको सी ऑफ टी निकालना है। तो अब ध्यान से देखोगे साइन टी इज ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसी में ही अगर मैं या ठीक है, अगर मैं क्या करूं, ई टू द पावर माइनस टी साइन टी, इसका लाप्लास निकालूं। अब देखो मैं कह रहा हूं इस तरफ नहीं जाते हम, ठीक है, यहाँ ओमेगा है बट हेयर इट विल बी एस प्लस ईटा ओमेगा एन। यस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका तो अगर इन्वर्स निकालें हम, ये हो जाएगा 1, राइट। दिस टर्म विल बी ई टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी साइन ऑफ ओमेगा डी टी, प्लस यहाँ जो आ जाएगा ईटा कॉस ऑफ ओमेगा डी टी। ये कुछ फंक्शन ऐसा बन रहा है। राइट, हम यहाँ क्या करेंगे, सॉरी यहाँ देखो, यहाँ एक चीज़ रह गई, मैं बताया, ध्यान नहीं दिया, है ना। ओमेगा डी तभी आएगा जब हम यहाँ पर ऊपर नीचे 1 माइनस ईटा स्क्वायर और नीचे भी एक आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस अंडर रूट ईटा स्क्वायर, तब जाके ये ओमेगा डी हो जाएगा पूरा टर्म, तब ये कॉस ओमेगा डी आ जाए, है ना, ओमेगा डी टी आ जाएगा। तो एक 1 माइनस ईटा स्क्वायर और यहाँ आएगा, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ भी यहाँ भी ई टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी भी बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन एस प्लस ए वाला है ना। यस, तो हम यहाँ से 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी बाहर ले लेंगे, राइट। यहाँ बच रहा है साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस ईटा बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा डी टी, है ना। अब इसमें हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम इसको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस पूरे टर्म को मतलब जब मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे आ जाएगा, इसको हम बाहर लिख देते हैं, यानी यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये फंक्शन में डायरेक्टली देता हूँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस एक फंक्शन फाई, दिस फाई विल बी tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर बाय ईटा, और सिंपली दिस फाई विल बी कॉस इनवर्स ऑफ ईटा। दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, ऑलराइट, है ना, राइट। अब हमको टाइम आउटपुट मिल गया सी ऑफ टी, दैट इज 1 माइनस दिस टर्म 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ओमेगा डी इज द डैम्प फ्रीक्वेंसी and the eta is the damping factor and omega n is the natural frequency of oscillation। तो हमको क्या करना है, हमने कुछ 4-5 कंडीशन ली है कि ईटा की वैल्यू देखो आप, जो डैम्पिंग फैक्टर है चार तरीके से वैल्यू सकती है, व्हेन इट इज 0, व्हेन इट इज बिटवीन 0 to 1, या व्हेन इट इज लेस देन 1, व्हेन इट इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1। तो जब ईटा की वैल्यू 0 होती है उसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम, राइट, अनडैम्प्ड सिस्टम। व्हेन ईटा इज लेस देन 1 उसको हम बोलते हैं अंडर डैम्प सिस्टम। When eta is equal to 1, it is called critically damped system, and when it is greater than 1, it is over damped, है ना।
नाम से पता चल रहा है डैम्पिंग कुछ ज़्यादा ही है इसमें, क्योंकि वैल्यू डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो हम 1 बाय 1 चारों केस में देख लेते हैं आउटपुट रिस्पॉन्स कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा उसका ना। व्हेन बिना ईटा की वैल्यू पता कि हम यहाँ ग्राफ नहीं बना सकते, राइट? यस। तो पहला केस दैट इज दी ईटा वैल्यू इज 0 एंड इट इज अनडैम्प्ड सिस्टम। तो सी ऑफ टी मतलब इसी वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में ईटा की वैल्यू आप जो है 0 पुट करके देखो एक बार, है ना। ईटा 0 पुट करेंगे तो ये टर्म गया ना, ये टर्म 0 हो गया पूरा। ई टू द पावर माइनस 0 इज 1, यहाँ बचेगा ओमेगा डी टी, ओमेगा डी इज अंडर रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर। तो फंक्शन जो कुछ बन रहा है यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा एन टी, राइट। अब वैल्यू डाल के देखिए तो ग्राफ जो बनेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी, कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना। 1 माइनस यानी इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा और ग्राफ कुछ मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लैंपिंग हो रही है एक तरीके से ना। दिस इज द रिस्पॉन्स आउटपुट, है ना, व्हेन ईटा इज 0 यदि अनडैम्प्ड, जो क्या डैम्पिंग ही नहीं हो रही है। आउटपुट अपना साइनसॉइडल जैसे ही दिख रहा है फंक्शन, ये चला जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है, डैम्पिंग ही नहीं हो रही है। डैम्पिंग में क्या होता है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, थोड़ी देर बाद तो रुकने धीरे धीरे लगता है ना। यहाँ तो देखो कांस्टेंट पेस बना हुआ है, तो इट इज इसलिए इसको बोल रहा है अनडैम्प, डैम्पिंग ही नहीं है। सेकंड केस हमने लिया अंडर डैम्प का, व्हेन ईटा वैल्यू इज लेस देन 1। ठीक है, तो इस केस में मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि डैम्पिंग होगा, है ना, स्टेडी स्टेट वैल्यू विल बी 1, डैम्पिंग होगा और कुछ टाइम के बाद जो है वो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव कर लेगा, राइट। इसी तरीके से थर्ड वाला एग्जांपल दैट इज क्रिटिकली डैम्प। तो सी टी वाले में आप जो है यानी तो ऐसा देख लो, ट्रांसफर फंक्शन इज ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस प्लस 2, ईटा की वैल्यू 1 हो गई तो ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यानी सिंपल ये फंक्शन कैसा बन गया, इट इज ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। इनपुट अगर 1 बाय एस दे रहा है, आउटपुट निकालेंगे। आई थिंक इतना करना नहीं चाहिए, वहीं ऊपर वाले से ही कर लेना था, या फिर वही हम इनपुट सपोज हमने दिया 1 स्टेप तो हो जाएगा 1 बाय एस प्लस ओमेगा एन होल स्क्वायर। अगेन हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे इसको, है ना, ए बाय एस प्लस बी बाय एस प्लस ओमेगा एन प्लस सी बाय एस प्लस ओमेगा एन, है ना। एबीसी की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 1 माइनस ई टू द पावर ओमेगा एन टी माइनस टी इंटू ई टू द पावर ओमेगा एन टी, है ना। रिस्पॉन्स प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये स्टेडी स्टेट वैल्यू विल बी 1, है ना, फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, राइट। इस तरीके से लास्ट वाला फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम एंड ईटा वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो रिस्पॉन्स बनेगा कुछ थोड़ा सा ऐसा आएगा, है ना, थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखो, स्लोप ऐसा आ रहा है, इसका नीचे से बढ़ के ऐसा आ रहा है ना। सो दिस ओवर डैम सिस्टम इज स्लोअर देन द क्रिटिकली डैम सिस्टम, है ना। जैसे इसलिए रीजन क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा स्लगिश सा आ रहा है, फिर वो स्टेडी स्टेट की तरफ जा रहा है ना। तो ओवर डैम सिस्टम इज स्लोअर देन critically damped, slower than the critically damped system। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मैं नेक्स्ट नया पेज ले लेता हूँ। कुछ पैरामीटर्स हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए,
अगर हम सारे रिस्पॉन्स को एक साथ बनाए, है ना, स्टेडी स्टेट वैल्यू इज 1, सारे रिस्पॉन्स को एक साथ बनाए तो अनडैम्प्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, देन अंडर डैम्प्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, देन क्रिटिकली डैम्प्ड सपोज कुछ इस तरीके से बना, देन ओवर डैम्प्ड कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, दिस इज व्हेन ईटा इज 0, दिस इज व्हेन ईटा इज लेस देन 1, दिस इज व्हेन ईटा इज इक्वल टू 1, दिस इज व्हेन ईटा इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो कुछ पैरामीटर्स हैं वो हमको जो है याद रखना है या हमको पता होना चाहिए, और हम एक केस ले रहे हैं अंडर डैम सिस्टम वाला, राइट। यानी व्हेन ईटा वैल्यू इज बिटवीन 0 से 1। तो मैं फिर से एक डायग्राम बना दे रहा हूँ आउटपुट का, राइट। तो अंडर डैम्प्ड के लिए मैंने क्या बोला था, डैम्पिंग होगा थोड़ा ऐसा ऐसा करके, फिर अपने स्टेडी स्टेट की तरफ जाएगा, है ना। स्टेडी स्टेट वैल्यू से लेट अस से इट इज 1। तो दिस पीक इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरशूट या पीक ओवरशूट, है ना। ये चीज़ याद रखना है आपको, दिस पीक बिलो पीक इज कॉल्ड एज फर्स्ट अंडरशूट, है ना। स्पेलिंग देखें ना आप, क्योंकि पेन ऐसे लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। फर्स्ट अंडरशूट, दिस इज पीक ओवरशूट, दिस इज फर्स्ट ओवरशूट, सॉरी मैंने आपको वो उसको फर्स्ट ओवरशूट बोला था। दिस इज पीक ओवरशूट, दिस इज फर्स्ट ओवरशूट, दिस इज सेकंड ओवरशूट, और इसी तरीके से थर्ड फोर्थ जितने ओवरशूट्स रहेंगे, है ना, दिस विल बी सेकंड अंडरशूट, थर्ड अंडरशूट एंड सो ऑन, डिपेंड्स कि कितने उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, पहला है डिले टाइम, है ना। तो डिले टाइम को मैंने बोला टी डी। अब डिले टाइम क्या है मैं बता रहा हूँ। तो पहले आप टी डी फेक टाइम है, क्योंकि ये वाला देखो, ये जो टाइम बता रहा है ना, ये एक्सेस आउटपुट बता रहा है हमारा। तो एक पैरामीटर हुआ टी डी, एक पैरामीटर हुआ टी आर, पैरामीटर या टाइम बोल दो, ठीक है। दिस मच इज टी आर एंड दिस इज टी पी, पीक ओवरशूट टाइम, राइट, जहाँ पर हमको पीक मिल रहा है, पहला पीक। तो टी डी होता है हमारा, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द 50% वैल्यू ऑफ द स्टेडी स्टेट, है ना। तो दैट इज टी डी। मैं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, मैं अभी हम इसका वैल्यू देखेंगे, डिराइव करेंगे। इट इज 1 + 0.7 ईटा बाय ओमेगा एन। आपको ये चीज़ें याद रखनी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दे दिया रहेगा, मतलब सिस्टम ऐसा नहीं कि ओमेगा के टर्म्स में दिया रहेगा, नहीं RLC के टर्म्स में दे सकते हैं, या हो सकता है कि मैकेनिकल सिस्टम कुछ बना दिया हो टॉर्क फोर्स वाला, और बोलेंगे डिले टाइम बताओ। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप क्या करोगे, पहले ईटा काउंट करोगे, इसका पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे, जो भी पैरामीटर्स हैं उसको कंपेयर करोगे, ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो वहाँ से जीटा और ओमेगा एन निकाल के फिर वैल्यू डाल के टी डी निकालोगे, है ना। दूसरा है टी आर टी पी, राइट। तो टी आर पहले निकाल लेते हैं, है ना। टी आर इज राइज टाइम, यानी वो टाइम जहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स है इट रीचेस फ्रॉम, दो कंडीशन है ना, हालांकि 10% वैल्यू से 90% वैल्यू पे जहाँ पहुँच जाए वो टाइम इज कॉल्ड एज राइज टाइम, या 0% वैल्यू से 100% वैल्यू जहाँ पहुँच जाए दैट इज दी स्टेडी स्टेट। जैसे ये 1 स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 है 100%, तो वहाँ तक पहुँचने का टाइम जो लगा इट इज टी आर राइज टाइम, राइट। अब राइज टाइम निकालेंगे कैसे भाई, राइज टाइम कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल। ये क्या है, ब्लैक वाला कर्व क्या है हमारा आउटपुट, और हमारा आउटपुट क्या था C ऑफ t जो हमने निकाला था, इट इज कमिंग आउट टू 1/e⁻ ईटा ओमेगा एन टी बाय √1 - ईटा स्क्वायर या साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई, राइट। फाई क्या था हमारा, कॉस इनवर्स ईटा। तो
टी आर निकालेंगे, यानी सी ऑफ टी आर, सी ऑफ टी आर पे क्या है, सी टी की वैल्यू कितनी है, आउटपुट इज 1, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे, ई टी टू पावर माइनस ईटा ओमेगा एन, यहाँ पर आ जाएगा टी आर बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी आर प्लस 5। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस 1 0, यानी इन शॉर्ट 0 किसके बराबर हो गया, माइनस ईटा ई टू पावर माइनस ईटा ओमेगा इन टी आर बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी आर प्लस सम 5। अब अगेन हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पूरे टर्म को इधर ले जाएंगे, तो इट इज अगेन विल बी 0, यानी साइन ऑफ ओमेगा डी टी आर प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0, राइट, यानी ओमेगा डी टी आर प्लस 5 इज आइदर इट विल बी 0, इट विल बी पाई, ये कहाँ का 0 होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे एंड सो ऑन, है ना। तो हमको टी, है ना, तो हम 0 तो नहीं लेंगे, है ना, बट देखो वैल्यू 1 कहाँ का हो रही है, अब ये डिपेंड करता है कि पाई, 2 पाई, 3 पाई क्या लेंगे, है ना। देखो वैल्यू यहाँ भी 1 हो रही है, 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 मतलब ये सारे के सारे क्या है, इसके रूट्स हैं, और मतलब इस इक्वेशंस के, इसलिए ये सॉल्यूशंस हैं। तो पहला कहाँ आ रहा है, पहला वाला जो सॉल्यूशन होगा वो ही होगा हमारा टी आर, तो पाई पे आ रहा है, तो सीधा ओमेगा डी टी आर प्लस 5 इक्वल टू पाई, यानी टी आर कितना आ रहा है मेरा, पाई माइनस 5 बाय ओमेगा डी, ये आपको याद रखना है, राइज टाइम जो होता है वो पाई माइनस 5 बाय ओमेगा डी आता है, राइट, ये चीज क्लियर, ऑलराइट। तो अब क्या बचा है हमारा बचा है टीपी निकालना, दैट इज दी पीक ओवरशूट, राइट, ये। अब जो सीटी था, ये जो मैंने सीटी लिखा मैंने ना, पीक वैल्यू पर अगर इसका हम स्लोप निकाले तो इट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, दैट मीन्स 0। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ही इसका निकालेंगे, है ना, यानी उस टाइम पे डी बाय डी टी ऑफ सी ऑफ टी, है ना, ये डी बाय डी टी ऑफ 1 माइनस ई टी पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 5। तो ये उस टाइम पे जो है इट विल कम आउट टू बी 0। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये तो 0 हो जाएगा 1 का, ये हो जाएगा माइनस ईटा ओमेगा एन बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर और ई टू द माइनस ईटा ओमेगा एन। अब यहाँ पर टी पी आ जाएगा क्योंकि हम वो टाइम उसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं ना, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, दिस इज ओमेगा डी टी प्लस 5। तो पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, सेकंड वाला एज इट इज, देन सेकंड वाले का डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट वाला एज इट इज। तो साइन ओमेगा डी डी टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन रेट विल बी कॉस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 5 और एक ओमेगा डी बाहर आ जाएगा, यस। अब इसको ये 0 है तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ ले आए, मतलब मैं इस पूरे टर्म को इधर ले आता हूँ, तो ये इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, राइट, ये कट गया, ये टर्म पूरी कट गई है ना, यहाँ भी टी आर आएगा, राइट। तो यहाँ बच रहा है माइनस ईटा ओमेगा एन साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 5, या इसको हम अभी उधर ही रहने देते हैं, ठीक है, सारी टर्म को उधर ही रहने देते हैं। सेकेंड टर्म जो बन रही है वो बन रही है ओमेगा डी बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 5, राइट। अगेन यहाँ पर साइन ए कॉस बी वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, या ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको उस तरफ भी ले आते हैं, डजेंट मैटर, है ना। यहाँ बस एक चीज़ और ध्यान देनी है, ओमेगा एन ये कट रहा है ना, मतलब हम साइन और कॉस का रेशियो ले लेते हो जाएगा 10 ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 5,
और एक साइड में बचेगा हमारा ओमेगा डी बाय ईटा ओमेगा एन, है ना, क्योंकि मैं इस ओमेगा डी को भी सॉरी कुछ हमने मिस कर दिया है ना, आप लोग एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बस कंसेप्ट आप समझ जाओ कि हमने क्या किया है, इसको इधर ले गए और दोनों का रेशियो लिया है ना। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर बाय ईटा ओमेगा एन। तो दिस 10 ओमेगा डी टी प्लस 5 इज 1 माइनस ईटा स्क्वायर बाय ईटा। अब दिस ईटा मैंने बोला था ना फाई क्या था, फाई वॉज कॉस इनवर्स ईटा और tan इनवर्स 1 माइनस ईटा स्क्वायर बाय ईटा, है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ओमेगा डी। अच्छा एक चीज़ और मैं ऊपर भूल गया, अब टी यहाँ पर टी आर हो जाएगा ना हमने, क्योंकि जीरो से इक्वेट कर दिया है, तो ये टी आर वैल्यू हो गई, यहाँ पर भी टी आर है ना, यहाँ पर भी टी आर, राइट। तो ओमेगा डी टी आर प्लस 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ 5। अब tan a is equal to tan b, that means a will be equal to pi plus b, right। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया, ओमेगा डी टी आर प्लस 5 इज इक्वल टू पाई प्लस 5। तो ये 5 से 5 कटा, दिस टी पी होगा, राइट राइट, सॉरी 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 माई मिस्टेक, है ना। तो टी पी वैल्यू, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12, है ना, तो मिस्टेक हो जाता है। तो टी पी वैल्यू इज पाई बाय ओमेगा ओमेगा डी। एक्चुअली ये एन पाई होता है, राइट, व्हेन tan a इज इक्वल टू tan b, तो a इज इक्वल टू n पाई प्लस b, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर n पाई आएगा, तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो इट विल गिव दी पीक ओवरशूट, राइट। यहाँ पर ये पीक ओवरशूट, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो फर्स्ट ओवरशूट, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो सेकंड ओवरशूट, राइट, है ना, यहाँ पर एक n आएगा, राइट। तो फर्स्ट ओवरशूट इज टीपी, तो टीपी इज गिवन बाय पाई बाय ओमेगा डी। वेरी इंपॉर्टेंट, टीपी भी इंपॉर्टेंट है, टीआर भी इंपॉर्टेंट है, टीडी भी इंपॉर्टेंट है, राइट, ये चीज़ें, और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। टीपी टीआर कैसे निकालेंगे, जहाँ पर सीटी की वैल्यू 1 आ रही है, राइट। टीपी कैसे निकालेंगे, पीक पे, जहाँ जहाँ पीक आ रहा है, तो पीक पे जो स्लोप 0 होगा तो हम स्लोप निकाल के उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके टीपी निकाल सकते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है, वेरी सिंपल। एक लास्ट इसमें चीज़ बचा है, पीक ओवरशूट, है ना। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप गेट के पुराने क्वेश्चन देखोगे ना, तो पीक ओवरशूट पे बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जिसे हम एमपी से डिनोट करते हैं। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम रिस्पॉन्स एट द पीक एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू। मतलब जो हमने ग्राफ फिगर बनाया था, टाइम रिस्पॉन्स, सॉरी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मतलब पीक वैल्यू और स्टेडी स्टेट वैल्यू का डिफरेंस इज द पीक ओवरशूट, राइट। तो इसका फॉर्मूला पहले से डिफाइंड है, एमपी इज सी ऑफ टीपी माइनस स्टेडी स्टेट वैल्यू मीन्स सी ऑफ इन्फानाइट बाय सी ऑफ इन्फानाइट, राइट। हमको टीपी पता है, हमको इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ, टी आप इन्फिनिटी पुट कर दो कहां पर, जो हमारी सीटी वाली एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स ये वाली, इसी में आप टी को इन्फिनिटी पुट कर दो तो ये मिल जाएगा हमको सी ऑफ इन्फिनिटी, इसी में आप टी को टीपी पुट कर दो तो ये हमको मिल जाएगा सी ऑफ टीपी। अब ये आप करो एक, मतलब सी टीपी निकालो, सी इन्फाइनाइट निकालो, दोनों का माइनस करो, तो दैट विल गिव दी पीक ओवर शूट, राइट। मैं डायरेक्टली इसको लिख दे रहा हूँ, इट कम्स आउट टू बी ई टू द पावर माइनस पाई ईटा बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर, ठीक है। अभी परसेंटेज में भी हो सकता है, ऐसे वैल्यू भी हो सकता है, आप लोग समझ गए ना, राइट, यस। अब सेटलिंग टाइम, तो अगर हम 2% टॉलरेंस बैंड ले रहे हैं तो इट इज 4t फॉर 2% टॉलरेंस बैंड, है ना, 3t व्हेन वी आर टेकिंग 3% टॉलरेंस बैंड एंड 5t व्हेन वी आर टेकिंग 1% टॉलरेंस बैंड। अब t क्या था हमारा, इनवर्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, राइट, है ना, ई टू पावर माइनस टी बाई नीचे वाला जो था ना एक्सप्रेशन वो हमारा टी था। अब इस वाली इक्वेशन आप देखोगे, यहाँ देखो ई टू पावर माइनस सी टी जो आ रहा था, आ गया, यस, ये रहा,
यहाँ पर टी जो आएगा दैट विल बी 1/η ω n। ठीक है, इसी को मैंने बोला था नीचे वाले को कि ईटा ओमेगा, सॉरी यस, मैंने बोला था ना एक कि ओमेगा एन ऊपर ले गया अगर मैं, राइट, तो 1/T⍵n इट इज दी डैम्पिंग रेशियो, है ना, और T⍵n सिंपली इट इज दी डैम्पिंग फैक्टर। तो कभी कभी क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना T⍵n डैम्पिंग फैक्टर होता है, तो कभी कभी टी या टाउ जैसा भी किताब में दिया हो, है ना, डैम्पिंग फैक्टर भी देंगे तो आप जो है वहां से ईटा निकाल सकते हो। ये टर्म पता होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी आते हैं, राइट। अब इससे कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, बट आई गेस काफी टाइम हो गया है, तो क्वेश्चन एक इसमें रह गया लोकेशन ऑफ पोल्स और एरर निकालना रह गया है ना, टू चेक द एरर, स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैम्प सिग्नल, है ना, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो नेक्स्ट वाली क्लास में तो क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और लोकेशन ऑफ पोल्स एंड दी एरर, ये 3 चीज़ें हम जो है देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस क्लास में भी इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।